दिस इज़ गोपेश एंड वेलकम टू निनमो क्लासेस। दोस्तों, हम साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और रेगुलरली रीट के हिसाब से रीट के सिलेबस में एक एक क्लास पढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसका हमारा पार्ट 2 है। आज हम एक वीडियो इसमें पढ़ पहले चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर वीडियो आपको पसंद आए हुए तो। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले पढ़ चुके थे शिक्षा के बारे में। शिक्षा के अर्थ है जिनके बारे में हम ये पढ़ चुके हैं। इसके बारे में एजुकेयर, एक्सजुकेयर, एडुकेटम, इनके बारे में भी अब पढ़ चुके हैं। आपको ये केवल रिवाइज करवा रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा आप देख लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ाया गया है पिछले वीडियो में। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और ये कैसे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और इसका विकास किस प्रकार से फ्रांसिस गाल्टन 1990 उत्पत्ति हुई थी और किस प्रकार से स्किनर ने अनुसार कौन है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आदि, यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे तो पिछली वीडियो में। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ तैयार रहिएगा। चलो, तो इसके बारे में क्या है वास्तव में। इन महान शिक्षा दार्शनिक जो पेस्टोलॉजी आदि थे, इन्होंने अपने कार्य की प्रेरणा रूसों से प्राप्त हुई थी और इनको और शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया इन्होंने, और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया। मॉन्टेसरी भी ने भी सहयोग किया, जैसे कि रूसो है, पेस्टोलॉजी है, इन्होंने ये जो शिक्षा दार्शनिक है इन्होंने अपने मनोवैज्ञानिक आधार इन्होंने ही प्रदान किया। और जो पेस्टोलॉजी मॉन्टेसरी ने भी सहयोग दिया उसमें। थॉर्नडाइक जो है उन पर प्रगतिवादी रूसो की पुस्तक जो इमाइल है, ये ध्यान रखिए रूसो की पुस्तक का नाम इमाइल है, उस पर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और इमाइल में क्या लिखा हुआ है, इसमें विचार प्राप्त होते हैं प्रारंभिक शिक्षक बालक बालिका को साथ साथ, हाँ ये ध्यान रखिएगा, इमाइल में क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभिक में तो जब फर्स्ट हो 1 to 8 क्लास तक बच्चा हो तब तो बालक बालिकाओं को साथ साथ रखा जाए, तब तो साथ साथ रखा जाए। लेकिन माध्यमिक शिक्षा हो 9 to 12 हो तो क्या हो, तो अलग अलग कर दिया जाए बालक और बालिकाओं को। लेकिन स्नातकीय जो ग्रेजुएशन हो वहाँ पे फिर से साथ साथ शिक्षा उनको देनी चाहिए। ये किस में है, इमाइल में है। फिर क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत हुई। जब शिक्षा मनोविज्ञान की 1900 में शुरुआत हो गई, थॉर्नडाइक ने की कर दी, उनके बाद में शिक्षक प्रशिक्षणों की भी शुरुआत हुई। और 1900 ईस्वी में ही अमेरिका से ही हुई थी इसकी शुरुआत। तो इसमें मुख्य किसका है, अमेरिका शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने अमेरिका में 19 में इसका सूत्रपात किया। शिक्षक प्रशिक्षण जो आज टीचर ट्रेनिंग होती है, कॉलेज होती है, उनका। तो भारत में टीचर्स ट्रेनिंग की शुरुआत 1920 में हुई थी। आप ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है राजस्थान एग्जाम में, इम्पोर्टेंट बहुत है। शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत, आखिर शिक्षा मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ी हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की, तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सीधा इसमें से आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जैसे सी टेट होती है, रेट होती है, उसमें कई बार पूछ लेता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जरूरत को क्यों है और इनको व्याख्या देके पूछ लेता है। चलो पढ़ते हैं। विद्यार्थी की विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में सहायक, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान अगर शिक्षक पढ़ेगा तो वो समझेगा कि बालक बाल्यावस्था में इसका कितना विकास हो चुका है, मानसिक विकास, तो इसको किस प्रकार से प्रश्न देने चाहिए। किशोर अवस्था में अगर है तो उसको किस प्रकार से प्रश्न देने चाहिए, इसका व्यवहार किस प्रकार से है। तो उसको विकासात्मक जो उसकी अवस्थाएं हैं तो वो समझ जाएगा कि हाँ चलो, अगर 8 वर्ष का बालक है तो चलो इसको अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे सकते हैं। लेकिन अगर ये वो रहेगा कि अरे किशोर अवस्था में है, कोई 15 साल का बालक है, तो उसको थोड़े से हम निबंधात्मक प्रश्न भी दे सकते हैं, तो इनका पता लगता है। कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में, किस प्रकार से कक्षा शिक्षण हम करवाएंगे, किस प्रकार से बालक समझेंगे, उसके बारे में है। विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में, बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्या क्या विद्यार्थी की समस्या हो सकती है। उसके मनोविज्ञान तौर पे उस घर से परेशान है या उसका कोई और चीज़ परेशान है, वो तबीयत खराब है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसकी समस्याओं को हम समझेंगे जब हम शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान रखेंगे। फिर थर्ड है, क्यों जरूरत है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, बिल्कुल सही है। किसी की बुद्धि लब्धि मान लो 90 है, एवरेज है, किसी की अबोव एवरेज 110 है, एंड किसी की 30 है, तो किस प्रकार से अपन उनको पढ़ाएंगे, इस बालक को कैसे पढ़ाओगे, इस बालक को कैसे पढ़ाओगे, इस बालक को कैसे, ये थोड़ी है इसके जैसे आप इसको भी पढ़ा दोगे, इसके जैसे आप 70 वाले को पढ़ा दोगे।
तो सबका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और सबको ध्यान रखना पड़ेगा तभी आप अच्छे से शिक्षक हो सकते हो, सबको बराबर लेके चल सकते हो। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी हमें। विद्यार्थी में धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करना, बिल्कुल अभिप्रेरणा व्यक्ति को ज़रूरत होती है, बालक को बहुत ज़रूरत होती है। तो उसमें तब तक धनात्मक उसके लिए सकारात्मक नहीं आएगा, किसी पुस्तक के लिए, किसी पाठ्यचर्या के लिए, अपने शिक्षा के लिए, तो वो किस प्रकार से पढ़ेगा। तो उसमें शिक्षा मनोविज्ञान धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करवाता है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या निर्माण कराने में, अर्थात कि किस प्रकार से पाठ्यक्रम होना चाहिए। मान लो बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में बालक है, 10 वर्ष का बालक है, तो इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, या पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो जिसमें सारी बुद्धि लब्धि वाले, सारे व्यक्तिगत विभिन्नता वाले, कोई क्या कर सकता है, क्यों क्या नहीं कर सकता है। तो को करिकुलम एक्टिविटी मतलब कोई पढ़ने में ठीक नहीं है लेकिन पाठ्यचर्या अर्थात कोई खेल में ठीक हो, तो पाठ्यचर्या में हम खेल भी ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हो। इस प्रकार से हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्माण करें में शिक्षा मनोविज्ञान अर्थात क्या है कि मतलब बालक को जानोगे, और जब बालक को ही तुम है ना और बालक को समझोगे, बस उसी बालक को जान के पाठ्यक्रम का निर्माण करो, बालक को जान के पाठ्यचर्या का निर्माण करने में, तो तब पहले शिक्षा मनोविज्ञान को जानोगे तब बालक को जानोगे। प्रभावी शिक्षण विधियों में चयन सहायक, तो सारा देखो सारे जो है पॉइंट ओनली बेस्ड है बालक पे। तुमको बालक को समझना है हर पॉइंट में, बस बालक विकासात्मक चाहिए हो, ये हो, सब में बालक मैन होना चाहिए। प्रभावी शिक्षण विधि बिल्कुल कि जैसे कि बालक को किस विधि से समझ में आएगा या किस विधि के प्रभाव हो सकता है बालक पे, हम उसको निगमनात्मक तर्क से समझाए, हम उसको आगमन विधि से समझाए। बहुत सारी गद्य पद्य की विधियाँ होती है, किस प्रकार से हम उसको पढ़ाएं। कई वीडियो होती है, कोई लेक्चर से ही पढ़ा देता है, कोई फोटो दिखा के पढ़ाएगा, किस प्रकार से पढ़ाना है। तो पहले बच्चे को समझोगे, और बच्चे को कब समझोगे, जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति और रुचियों में ज्ञान सहायक। बच्चे की मूल प्रवृत्ति क्या है, इंस्टेंट क्या है उसकी, उसके इंटरेस्ट क्या है, ये दोनों चीज़ों को समझने में सहायक है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। और योग्यताओं क्षमताओं को जानने में सहायक, बिल्कुल कि बच्चा क्या कर सकता है, वो खेल सकता है या वो पढ़ सकता है, वो सामाजिक पढ़ सकता है या वो हिंदी में बेस्ट है, उसकी क्या योग्यता है, उसको समझ कर ही उसको आगे बढ़ाए और उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाए। तो जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ोगे, बच्चों को जानोगे, पता लगेगा वो इस क्षेत्र में आगे, तभी तो उसको आगे बढ़ाओगे उसमें। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की हमें ज़रूरत पड़ी। चलो शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के 6 अवयव हैं। 6 अवयव में कौन से आता है, अधिगमकर्ता फर्स्ट है, तो लर्नर जो कि बालक है उसकी हमें आवश्यकता, और अधिगमकर्ता मतलब लर्निंग प्रोसेस जो है, अधिगम प्रक्रिया की जो बालक होता है, तो उसके साथ जो अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस, उसके दिमाग में क्या चल रही होती है, किस प्रकार से वो चीज़ों को ग्रहण कर रहा होता है। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाता तो जरूर है, लेकिन वो 50 बालकों को पढ़ाता है, 50 बालक जो है अलग अलग प्रक्रिया से उस एक ही शिक्षण प्रक्रिया को ग्रहण करते हैं, तो उसके माइंड में जो लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है वो। फिर अधिगम सिचुएशन, किस प्रकार की सिचुएशन है क्लास की। अधिगम अनुभव, वो किस प्रकार से अनुभव करता है, किस प्रकार से अनुभव के द्वारा वो सीखता है, ये बारे में। और शिक्षण स्थिति, सिचुएशन टीचिंग सिचुएशन, किस प्रकार की टीचिंग सिचुएशन है उस टाइम, शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहा है, बिल्कुल अच्छी विधियों से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, केवल किसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, केवल 70 वाला बालक देखता ही रह जाए, 130 वाला समझ रहा है अच्छे से लेकिन ये देखता ही रह रहा है, तो इस प्रकार से नहीं। तो शिक्षण स्थिति बेहतर हो, और मूल्यांकन लास्ट में मूल्यांकन, तो शिक्षा मनोविज्ञान में ये होता है। एक इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, अधिगमकर्ता होता है, उसकी प्रक्रिया होती है, स्थिति होती है, एक्सपीरियंस, सिचुएशन एंड इवेल्युएशन, ये 6 जो है वो अवयव या तत्व कहे जाते हैं। क्वेश्चन सीधा फैक्चुअली पूछ लेता है कि अवयव या तत्वों में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। ध्यान देने जो होता है, लिंडग्रेन जो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के 3 मुख्य तत्व बताए हैं। 3 मुख्य तत्व में कौन कौन से है, एक तो लर्नर जो कि चाइल्ड होगा, लर्निंग सिचुएशन किस प्रकार से सिचुएशन है और लर्निंग, और अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका वो ध्यान रखेंगे। तो लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के 3 मुख्य तत्व बताए हैं। ओके, फिर शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। ध्यान रखिएगा ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से केवल फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है और इनका डेफिनेशन करके भी कई बार पूछ लेता है। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार है, वैज्ञानिक है, बिल्कुल वैज्ञानिक है। इस पे तथ्य जो होते हैं या इनका जो वैज्ञानिक विधियों के द्वारा अध्ययन किया जा सकता है, इनमें
फैक्चुअल होते हैं, सारे प्रयोग इसमें होते हैं विज्ञान के जैसे, तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में हम वैज्ञानिक मानते हैं। अनुप्रयुक्त बिल्कुल अप्लाइड है, बिल्कुल इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। व्यवहारिक बिल्कुल व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये व्यवहारिक है। विधायक है, बिल्कुल ये तथ्य पे बेस्ड है। शिक्षा मनोविज्ञान किस पे तथ्य है, ऐसा नहीं है कि केवल फैक्ट लपेटे मार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट जो है, हर जो चीज है उसके प्रयोग है, उसके परीक्षण है अधिकतम, तो इस प्रकार से ये विधायक भी कहा जा सकता है। सामाजिक बिल्कुल, समाज में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है शिक्षा मनोविज्ञान की, और हम सामाजिक हो सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से, होते भी हैं। अकादमिक विषय बिल्कुल एकेडमिक, हमारे शिक्षा में, हमारे जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काम आता है वो शिक्षा मनोविज्ञान ही होता है। तो इसलिए अकेडमिक विषय भी इसको कहते हैं। प्रयोगात्मक बिल्कुल, हम इसमें प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रयोग करते ही हैं। आपने कई प्रयोग भी सुने होंगे, देखे होंगे, अगर आपने प्रीवियस पहले पढ़ा हुआ होगा, ऑब्वियसली आप पढ़े हुए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और नियामक, एंड नियामक क्या होता है कि ये बिल्कुल मूल्यांकन पर आधारित होता है, इसमें मूल्यांकन भी होता है। जो मूल्यांकन पर, जो तथ्य पे बेस्ड होता है वो तो विधायक विधायक होता है जो तथ्य पे, और जिसमें मूल्यांकन भी होते हैं वो होता है नियामक, जिसमें मूल्यों का अंकन होता हो, वो क्या होता है, नियामक। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी प्रकृति ये है। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो स्किनर ने क्या कहा है और रूसो ने क्या कहा है, ये हम देख लेते हैं। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी ज्ञान, सभी विधियां शामिल हैं जो सीखने की प्रक्रिया को समझाने व निर्देशित करने में सहायक है। स्किनर ने ये कहा है कि सीखने की प्रक्रिया को, जो अधिगम शिक्षण हो रहा है और उस टाइम सीखने की लर्निंग जो प्रक्रिया प्रोसेस हो रही है, उसको समझाने में और निर्देश देने में कि इस प्रकार से पढ़ना है, क्या करना है, उसको करने में कौन सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र सहायक है। अब क्षेत्र में क्या आएंगे वो हम पढ़ेंगे। क्षेत्र में क्या आएंगे, मनोविज्ञान के क्षेत्र आपको पता है, पढ़ाया है, और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या आएंगे हम देखेंगे। उससे हमें सीखने की प्रक्रिया को समझाने में आवश्यकता महसूस होती है, उससे हम समझा सकते हैं। और रूसो ने क्या किया, बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का अध्यापक को अध्ययन करना है। ये पूछ लेता है, ये परिभाषा है, पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसलिए इसको इंक्लूड किया है मैंने यहाँ कि बच्चा एक पुस्तक की तरह है जिसके प्रत्येक पुस्तक का अध्यापक को अध्ययन करना है। किसने कहा है, तो ये रूसो ने कहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब कि हम इसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में वंशानुक्रम विकास का अध्ययन करते हैं। अगर आपने थोड़ा प्रीवियस पढ़ा होगा पहले से, और कुछ नए होंगे तो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तो आपको आगे ये चीज़ें पढ़नी है। शिक्षा मनोविज्ञान में अपने सिलेबस रहता है, और जो रीट की तैयारी इस टाइम कर रहे हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान को पूरा पढ़ चुके होंगे, मेरी ये आशा है। तो उनको पता होगा वंशानुक्रम व विकास का अध्ययन और अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन, ये भी हम पढ़ते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आगे इनको धीरे धीरे एक एक पॉइंट को लेकर पढ़ेंगे। अधिगम क्या है, अभिप्रेरणा, बुद्धि हम पढ़ते हैं। व्यक्तित्व का अध्ययन, व्यक्तित्व के सिद्धांत, ये हम पढ़ते हैं इसमें। रुचि, मूल प्रवृत्ति क्या क्या होती है, अभिवृत्ति क्या होता है, अभिक्षमता क्या होती है, सारा हम ये पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन हम करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन, बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य, तो ये रीट के सिलेबस में भी आपने ध्यान दिया होगा, ये सारे रीट के सिलेबस में, क्यों, क्योंकि हमारी शिक्षा मनोविज्ञान सिलेबस में है तो उनके क्षेत्र तो होंगे ही ना। मापन मूल्यांकन, बिल्कुल ये भी है। अनुशासन, किस प्रकार से शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, ये हम तो अब देखोगे पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान ही तो है, बस उसके क्षेत्र भी वही होंगे जो हमारे सिलेबस में। अगर आपको सिलेबस याद है तो आप समझ लीजिए बस वही तो क्षेत्र है। सामान्य बालकों का बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नताओं में अपन इसका अध्ययन करते हैं। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ये हो गया। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, बिल्कुल। निर्देशन किस प्रकार से होता है, शिक्षक किस प्रकार से निर्देश देता है, परामर्श करता है, निर्देश की वो ग्रुप में देता है, और परामर्श किसी व्यक्ति को पर्सनली देता है। तो ये हो गए, मतलब जो हम रीट के सिलेबस में पढ़ रहे हैं बस वही पूरा शिक्षा मनोविज्ञान वही है। और है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो 19 में आया था शिक्षा मनोविज्ञान, थॉर्नडाइक जी लेके आए थे, और 92 में अपने भारत में टीचर ट्रेनिंग की वो खुली थी, आपको ध्यान होगा।
तो प्रथम पार्ट में से क्या, टॉक टू टीचर्स, विलियम जेम्स ने लिखी है टॉक टू टीचर्स। इसको याद रखना और आप इसकी फोटो भी देख सकते हैं, ये विलियम जेम्स ने लिखी है। विलियम जेम्स की टॉक टू टीचर्स ऑन साइकोलॉजी एंड द स्टूडेंट ऑन सम ऑफ लाइफ आइडियल्स। तो ये जो है विलियम जेम्स की पुस्तक है टॉक टू टीचर्स। चलिए आगे चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आप इसको पॉज कर लीजिएगा बिना आंसर देखे, और फिर आप सोचिएगा क्या आंसर हो सकता है। मनोविज्ञान के निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त अप्लाइड जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं कौन सा है, सामान्य, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक या शिक्षा। तो आप इसका आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान, हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। फिर है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने कब की थी, पिछले वीडियो में, सॉरी मनोविज्ञान का जब इतिहास हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तब हमने पढ़ा था 1879 में, जब कहाँ आपने पढ़ा, लिपजिंग विश्वविद्यालय में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में किसने की थी, वुंट ने, विलियम वुंट ने। और इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। और इनके बारे में क्या है, ये जर्मनी के हैं। और इनके बारे में क्या है, ये संरचनावादी है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी में की। अब उसको जो यूनिवर्सिटी है जर्मनी की लिपजिंग, उसको अब कार्ल मार्क्स अब नाम रख दिए गए उनका, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से है या शिक्षण से है, कक्षा कक्ष वातावरण से है, या विद्यार्थी है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बताइए। तो बिल्कुल आप सही है, शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, कक्षा कक्ष वातावरण जो है वो भी है, और विद्यार्थी। तो ये फोर्थ ऑप्शन आएगा, सारों से ही ऑप्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आपको कोई भी वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी आ जाए। आगे हम रीड के हिसाब से हम जल्दी ही अलग और सेशन सोच रहे हैं, किस प्रकार से अलग सिलेबस को लेकर भी चलें। मनोविज्ञान की भी चलती रहेगी और सब्जेक्ट की भी हम सोच रहे हैं, उसका भी आपको कक्षाएं दी जाए। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हम अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस।